जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी को मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है या नहीं। तो मैंने देखा कुछ बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं कि सर मैंने डिप्लोमा तो किया, बट वो कंसर्न्ड मतलब रिलेटेड ब्रांच में है। जैसे कि किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा तो कंप्यूटर साइंस में नहीं है, एआईएमएल में है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के नाम से जानते हैं। या फिर कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर मेरा कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में डिप्लोमा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। और बाकी बीएससी वालों का तो फंडा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि बीएससी वाले कैंडिडेट इस बार सेप्टेम्बर 11 में क्यों एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बार डीआरडीओ सेप्टेम 11 में काफ़ी बदलाव किया गया है। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में बदलाव किया गया है। यदि उसका कंपैरिजन हम लोग सेप्टेम 10 के साथ करें तो सेप्टेम 10 में आपके बीएससी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल थे, रिलेटेड ब्रांच वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल थे, जैसे जिनका कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड ब्रांच हो, जैसे कि आपका एआईएमएल हो गया, या फिर आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया, या फिर आपका डेटा साइंस हो गया। तो ये सब रिलेटेड ब्रांच में जिनका डिप्लोमा था वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर एलिजिबल थे। लेकिन दोस्तों, इस बार सेप्टेम 11 में ऐसा नहीं होने वाला है। सेप्टेम 11 में आपका प्री-स्क्राइब जो क्वालिफिकेशन था, पहले से उन्होंने जो टेबल में बना करके क्वालिफिकेशन दिया है, वो क्वालिफिकेशन आपके सर्टिफिकेट के साथ मैच करता है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। यदि वो सर्टिफिकेट के साथ आपका मैच नहीं करता है, मिसमैच करता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो उसमें एलिजिबल थे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके सर्टिफिकेट में भी ये चीज़ होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके से होना चाहिए, तभी आपको वो एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी रिलेटेड ब्रांच आपके सर्टिफिकेट पे दिखता है तो आपको डायरेक्ट जो है वो स्क्रूटनी में बाहर कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये डीआरडीओ ने इस बार से किया है और ये अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर बताया है। एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्लियर लिखा है कि जो मैं ब्रांच मेंशन कर रहा हूँ, सेम ब्रांच में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। बात रही हायर क्वालिफिकेशंस की, तो आपको तो ऑलरेडी पता है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पहले ही लिख के दिया है कि हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है। ऑन क्रूशियल डेट तक आपका यदि किसी भी तरह का हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक बीटेक हो गया, बीई हो गया, या फिर और भी एमटेक हो गया, पीएचडी हो गया, तो ये सब हायर क्वालिफिकेशन होने से वो तो ऑलरेडी एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि मैं बच्चों को देना उचित समझा। जैसे कि रिलेटेड ब्रांच में आपका डिप्लोमा है, कोर ब्रांच में आपका नहीं है, तो हो सकता है आपको स्क्रूटनी में पहले ही झाड़ दिया जाएगा, पहले ही स्क्रूटनी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना थी उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का एक आप सभी का भाई हूँ, आप सभी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो मैं भी एक कंप्यूटर साइंस का ही हूँ और मैं अभी करेंटली जॉब में हूँ दोस्तों। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती रहती है कि कहाँ पे कैसे क्या होता है और किस क्वालिफिकेशंस को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे जानकारियाँ मिलती रहती है, तो मैं उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पे आपके साथ सारी चीज़ों को मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा कि बताया, आपके पास किसी भी कोर ब्रांच के अलावा रिलेटेड ब्रांच में डिप्लोमा है, तो आप हो सकता है इनएलिजिबल कर दिए जाओगे। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं रिलेटेड, लाइक आपका एआईएमएल हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंडर में ही आते हैं, लेकिन ये कोर ब्रांच में नहीं आते हैं। इस वजह से दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टेम 11 ने इस बार इन सारे रिलेटेड ब्रांचेज को सेलेक्ट नहीं करने का डिसीजन लिया है। जिनका भी कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है, वही इस बार एलिजिबल हो पाएंगे, बाकी लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक तकलीफ भी है कि आप डिप्लोमा होते हुए भी आपको इन एलिजिबल किया जा सकता है,
क्योंकि आप उस ब्रांच से रिलेटेड नहीं हो। तो दोस्तों खैर कोई नहीं, बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती है। डीआरडीओ नहीं तो फिर आप दूसरे वैकेंसी में भी कोशिश कर सकते हो, काफ़ी वैकेंसी अभी आ रही है। लाइक बिहार में भी अभी बीडीएससी का वैकेंसी आया है, काफ़ी अच्छी सीट है, वहाँ पे भी आप दे सकते हो। इसरो की वैकेंसी आते रहती हैं और भी बहुत सारे पीएसयू में वैकेंसीज आते रहते हैं, या फिर आपका ऑटोनोमस बॉडीज लाइक यूनिवर्सिटीज हो गए, आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, सीएसआईआर हो गए, ये सब जगह पे आजकल वैकेंसीज काफ़ी आते रहती है, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, आप उसकी भी तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हो। और बाकी विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर एक अपडेट, हर एक वैकेंसी के बारे में, किसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है, सिलेबस क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 में टेक्नीशियन ए और एसटीए बी का जो पोस्ट है उसमें सैलरी कितना बनेगा। तो ये सारा चीज़ मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा, क्योंकि कोई भी जॉब जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, जिनका भी जॉब होता है, तो उनके सबसे पहला चीज़ ये माइंड में चलता है कि भाई जॉब तो मिल गई, लेकिन सैलरी कितनी होगी? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।